हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट्स मेक इजी पर। जैसे कि हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। हमने इसमें कुछ पढ़ा था, आज इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि अच्छे से समझ आए। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी 1950 से 1990 के बीच में क्या सारे चेंजेस आए, कौन कौन सी जो जो प्रकार थी अर्थव्यवस्था की, कैसे भारत ने अपने आप को किस कौन से अर्थव्यवस्था में ढाला, उस वक्त की जो परिस्थिति थी भारत के लिए क्या सही था। जैसे हम देख सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त जो दुनिया में दो तरह की अर्थव्यवस्था के जो प्रकार थे, दो तरह की चलती आ रही थी। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसे जो भारत थे उसने इन दोनों से हटकर एक नया रास्ता चुना आर्थिक विकास का। ठीक है, वो था मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि उसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों का गुण उसमें शामिल होता है। ठीक है, न केवल सिर्फ बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती हो या फिर सिर्फ सरकार ही सारी चीज़ों का उत्पादन करती हो, बल्कि इस दोनों का मिश्रण वो क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसी ये यही व्यवस्था थी जिसने भारत ने अपनाया। जो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका थी। ठीक है, जो अमेरिका थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रही थी, जबकि जो सोवियत संघ थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रही थी। और भारत ने इन सब से हटकर एक नया रास्ता चुना, वो था मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो आज हम वही पढ़ रहे थे। पहली क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे भारत ने जो भारत जब आज़ाद हुआ उस वक़्त की जो उसकी कह सकते हैं जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, बहुत ही बेकार थी, बहुत ही नीचे थी। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो प्रति व्यक्ति आय था वो बहुत निम्न था। लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करते थे। ठीक है, इसी की वजह से जो पंचवर्षीय योजनाएँ बनाए गए। एक जब योजना मतलब हमने पढ़ा था योजना क्या होता है। योजना मतलब होता है कि किसी जैसे अपने देश का संसाधन का प्रयोग करके किस तरह योजना बनाएँ जिससे जो हमारे देश की जो समृद्धि है वो बढ़े। ठीक है, जीडीपी देश की कैसे बढ़ती है, किस तरह हम जो संसाधन है उसका प्रयोग करें ताकि जो हमारे देश का जीडीपी है वो उसका ग्रोथ हो। कैसे इसी तरह के जो लक्ष्य है उसे 5 वर्षों में रखा गया। ठीक है, हर लक्ष्य को 5 वर्षों में उसे पूरा करना था। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएँ थे। ठीक है, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 2017 तक ये योजना आयोग हुआ। उसके बाद 2015 में हमने पढ़ा था कि जो नीति आयोग है उसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह हमने देखा था कि जो पंचवर्षीय योजनाएँ थी उसके लक्ष्य क्या थे। तो जो पहले पंचवर्षीय योजनाएँ थी 1950 से 1955 तक, उसकी जो प्राथमिक जो लक्ष्य था वो था कृषि में विकास करना। ठीक है, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएँ थी 1956 से 61 तक, उसमें ज़्यादा जो महत्व दिया गया था, वो दिया गया था औद्योगिक को। ठीक है? उद्योग को, इंडस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दिया गया था और ये किस बेसिस पे था? पीसी महालनोबिस। ठीक है? प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस थे, वो उसके मतलब उसके जो उसने जो तरीके बताए थे, ठीक है? उसने काफ़ी अच्छे से कहा कि कैसे किस तरह विकास किया जाए, किस तरह लक्ष्य बनाया जाए, किस तरह लक्ष्यों को पूरा किया जाए, उसने पूरा वो बताया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में, ठीक है? तो हमने ये पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने देखा था कि जो पंचवर्षीय योजना है उसके लक्ष्य क्या थे? तो हमने पढ़ा था एक समृद्धि, दूसरा होता है आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा समानता। तो हमने एक पढ़ लिया था समृद्धि। समृद्धि क्या होता है? समृद्धि का मतलब होता है जो देश का जो जीडीपी है वो किस तरह बढ़ा जाए, ठीक है? जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो सेवा क्षेत्र है उसका समृद्धि कैसे हो? कैसे जो लोगों की आय वो कैसे बढ़े? ये सब समृद्धि में आता है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों के नई जो प्रौद्योगिकी होती है, उसको अपनानी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि समय के साथ जो चेंजेज़ आते हैं, नए-नए टेक्नोलॉज़ी आते हैं, तो हमें टेक्नोलॉज़ी को क्या बोलना पड़ता है? हमें टेक्नोलॉज़ी को प्रयोग करना पड़ता है ताकि जो हमारी उत्पादकता है, वो बढ़े, उत्पादन बढ़े, हम नए-नए जो उत्पादन बढ़े और साथ में ज़्यादा उत्पादन हो कम समय में, ठीक है? इसलिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसी को बोलते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है जो नए प्रौद्योगिकी होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है, ठीक है? जैसे हम कह सकते हैं जो किसान पहले क्या करता था, जो पुराने बीज होते थे उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन जब आधुनिकीकरण में क्या हुआ, नए-नए किस्म के जो बीज हुआ उसका प्रयोग बढ़ा।
ठीक है, उसी प्रकार एक नई फैक्ट्री जैसे होता है, जब पुरानी मशीन का इस्तेमाल करते हैं उससे उत्पादन कम होती है। उसी तरह आधुनिकीकरण में जो नए-नए टेक्नोलॉजी आए, तो जो नया-नया मशीन था उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जो उत्पादन था वो बढ़ा। ठीक है? आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग तक सीमित नहीं है। ये मतलब नहीं है, आधुनिकीकरण का मतलब नहीं है कि जैसे नया कोई टेक्नोलॉजी आया उसका इस्तेमाल कर लिए। इससे ये यहाँ तक सीमित नहीं है। ये एक हद तक कह सकते हैं कि यह और आधुनिकीकरण है, लेकिन सिर्फ़ आधुनिक हम कह सकते हैं सिर्फ़ यही आधुनिकीकरण नहीं है। इसके अलावा हम ये उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे एक समाज की जो सोच है, उसको भी आधुनिक करना है। कैसे जो पहले जो रूढ़िवादी सोच से हमें बढ़कर आगे बढ़ना है। कैसे आधुनिक हमें मॉडर्न जैसे कहते हैं ना कि मॉडर्न ज़माना है, पहले का लोग मॉडर्न नहीं थे, पहले ज़माने के लोग हैं वो बहुत ही नीचे का सोचते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि जो समाज में होता है, ऐसे आज हम देखते हैं कैसे मॉडर्न तरीका है, जो कपड़े पहनने का तरीका है वो कैसे बदला, ठीक है? ये सब आधुनिकीकरण है। तो जो समाज की सोच है वो भी बदलना ही आधुनिकीकरण में ही आता है, ठीक है? जैसे ये स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए, ये भी आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है, ठीक है? पारंपरिक समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता था। हम देखेंगे जैसे पारंपरिक जो पारंपरिक समाज है उसमें क्या कहते हैं, जो नारी है सिर्फ़ घर के दीवार में ही रहे, खाना बनाए, चूल्हा-चौखट करे, सिर्फ़ यहाँ तक ही सीमित है। लेकिन आज हम देखते हैं कैसे जो महिलाएँ हैं वो मर्दों से कम नहीं है, वो पुरुषों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है, उनसे भी आगे निकल रही है। हर एक चीज़ फ़ील्ड में हम देखते हैं से कैसे महिलाएँ अपनी नाम कमा रही हैं। तो ये कहते हैं ना कि सिर्फ़ मौका मिलना चाहिए लोगों, तो इसलिए जो महिलाओं थे पहले उन्हें मौका नहीं दिए जाते थे। तो सिर्फ़ घरों तक, चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया जाता था। लेकिन आज हम देखें कैसे जो महिलाएँ हैं वो पढ़ लिख रही है, हर तरह की रोज़गार कर रही है, हर डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पायलट बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है। हर एक फ़ील्ड में जो औरत है वो आगे जा रही है, ठीक है? सिर्फ़ उसे एक मौका मिलना चाहिए था, वो मौका मिला और उन लोगों ने करके दिखाया। तो हमें ये होता है जो आधुनिकीकरण है, जो समाज है, जो लोगों की सोच को चेंज करना भी आधुनिकीकरण में ही आता है। जैसे का बैंक हो गया, कारखाने हो गया, विद्यालय हो गया, आदि स्थान पर प्रयोग किया जाता है, देखिए महिलाएँ, ठीक है? उनका प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखें कैसे आत्मनिर्भरता, तीसरा है, पहला हमने पढ़ा था समृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है, ठीक है? कैसे आत्मनिर्भरता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हम उस वक़्त आत्मनिर्भर नहीं थे। हम दूसरे-दूसरे देशों से पे निर्भर करते थे, जैसे हम अमेरिका से अनाज लाते थे, ठीक है? और जो अमेरिका था वो बहुत ही घटिया हमें अनाज देता था, ठीक है? वो जो वहाँ जानवर भी ना खाए वैसा हमें गेहूँ देता था, ठीक है? तो हम देखते हैं कैसे जो भारत सरकार थी, उसने आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा फ़ोकस किया। ता उसने कहा कि कैसे हम इतना कैपेबल हो सके कि हम इतनी उपज कर लें ताकि हमें विदेशों से कुछ मँगाना ना पड़े, ठीक है? उसने आत्मनिर्भरता और कुछ ऐसी जो औद्योगिक जो उद्योग है उसका स्थापना किया ताकि हम दूसरे देशों से कुछ ना मँगाना पड़े। जिससे जो हमारी जो इनकम है, जो हमारा विदेशी जो डॉलर है वो खर्च ज़्यादा ना हो, ठीक है? इसकी वजह से आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जो सरकार थी वो फ़ोकस की। जो प्रथम 7 जो पंचवर्षीय योजनाएँ थी, उसमें हर एक में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। पर 7 पंचवर्षीय कहने का मतलब है कि 1950 से लेकर 1991 तक, ठीक है? आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया क्योंकि जो देश की जो व्यापार था उसको सीमित कर दिया गया था, ठीक है? 1991 में एलपीजी व्यवस्था है, उसके आगे हम अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले जो क्या था, जो भारत से जो व्यापार थी वो अन्य देशों से मना कर दिया था, ठीक है? भारत ही सोचता था कि हम इतना कैपेबल हो सके ताकि हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। हम जो ज़रूरत की सामानें हैं वो अपने देश में ही बना लें ताकि हम दूसरे देश में अपना पैसा खर्च ना करें, क्योंकि उस वक़्त की जो पै भारत सरकार के पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो एकदम कंगाल करके चला गया था भारत को, ठीक है? तो ये हम देखें कैसे इस नीति को विशेषकर खदान के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में जो विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कैसे जो आयातित खाद्यान्न है, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप का बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। जैसे अगर हम दूसरे देश पर अगर हम अपनी आत्मनिर्भरता दूसरे देश पर करें, ठीक है? तो हमें हो सकता है कि जो हमारी संप्रभुता है,
जो हमारी फ़ैसला लेने की जो हमारी ताकत है, वो हम दूसरे देशों पर खो दें। ताकि ऐसा हो सकता है ना, कोई देश कहे कि हम तुम्हें ये अनाज देंगे, बदले में तुम ये करो, वो करो, तो हमें उनकी ऑर्डर भी मानना पड़ेगी। अगर माननी पड़ेगी उनकी ऑर्डर, क्योंकि ता हम उनसे अनाज ले रहे हैं। अगर हम उनसे अनाज ही ना लें, हम अपने देश में ही उतना उपज कर लें ताकि हम अच्छे से खा पी लें, तो हमें दूसरे देशों की बात नहीं माननी पड़ेगी। इससे जो हमारी संप्रभुता है, उस पर जो बाधा है वो नहीं डाल सकती है। जो हमारी नीति है उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। ठीक है? संप्रभुता क्या होता है? बार-बार सुनोगे संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है कि हम इतना कैपेबल हो सके कि जो हमारे देश के आंतरिक जो आंतरिक मामले में जो क्या कहते हैं ना, कैसे फ़ैसले, आंतरिक फ़ैसले और बाहरी फ़ैसले जो देशों से होते हैं, उनमें हम दूसरे देशों पर बिना दबाव के हम फ़ैसला ले सकते हैं। जो हमारे आंतरिक फ़ैसले और बाहरी फ़ैसले हैं, ठीक है? दोनों फ़ैसले हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी विदेशी सरकार के दबाव में आए हुए हम फ़ैसले लेना ही संप्रभुता कहलाता है। ठीक है? तीसरा है समानता। हम देखें केवल संविधि और आधुनिकीकरण और निर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। जब तक हम समाज में समानता की ओर नहीं बढ़ेंगे, हम हर एक लोग को एक नज़र से नहीं देखेंगे, हम दूसरे लोगों को नीचता से देखेंगे, तो हमारे देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। ठीक है? विकास का लक्ष्य होता है कि हम समाज के सभी लोगों को एक समान में देखें। ठीक है? इसी तरह जो फंडामेंटल राइट है हमारा संविधान का, जो आर्टिकल 14 से 18 है, समानता का अधिकार, ठीक है? तो हमें उस पे फ़ोकस किया, समानता कैसे देश में हर लोग कानून के समक्ष समानता है, सरकार किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ये सब आर्टिकल हम पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? आगे हम देखते हैं कि समानता का अर्थ क्या होता है, ठीक है? किसी देश में जो उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं, ठीक है? गरीब कैसे हो सकते हैं? कि समानता ना हो। ठीक है? ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक जो समृद्धि के लाभ है, देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो। ऐसा होता है कि जैसे जो देश के जो अमीर लोग होते हैं, वो संसाधन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। जो देश के निर्धन लोग होते हैं, जो सबसे गरीब लोग होते हैं, वो संसाधन पर अपना नहीं कब्ज़ा करते, ठीक है? वो उनको दबा दिया जाता है समाज में। इससे क्या होता है कि जो समाज की ऊँच खाई पैदा होती है, ठीक है? जो अपर क्लास होता है और लोअर क्लास होता है, उसके बीच का जो खाई होता है, वो बढ़ता जाता है। जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो अमीर होता जाता है, जो ज़्यादा गरीब होता है वो गरीब और होता जाता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है समानता ना होना। अगर हम समानता की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा। समाज के सभी लोग को अगर हम इक्वल संसाधन यूज़ करने का अगर हम ये कर दें, तो जो लोग होता है वो पिछड़ेंगे नहीं, ठीक है? अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समानता भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएँ भी कम होनी चाहिए, ठीक है? इतना कैपेबल होना चाहिए कि हर लोग को जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवाएँ हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएँ कम से कम ये मिल सके। आइए हम जानने का प्रयास करें कि कैसे 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई जो प्रथम 7 पंचायत योजनाओं ने किसी आइए अब हम जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई जो प्रथम 7 मंत्रित योजनाओं के ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए। ठीक है? तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद, ठीक है, वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई जो नीति है और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हम चैप्टर 3 में इसके बारे में 1991 में जो एलपीजी व्यवस्था अपनाई गई थी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। इससे पहले हम देख लेते हैं स्वामित्व और प्रेरणाएँ। स्वामित्व और प्रेरणाएँ का क्या मतलब होता है? किसान को अगर भूमि का अगर स्वामित्व बना दिया जाए, तो किसान अच्छे से काम करेगा ताकि उसे इंटरेस्ट आएगा कि अगर अच्छे से खेती करते हैं, तो अगर खेत रहेगा, तो हम अच्छे से उस पर काम करेंगे। अगर ज़मींदारी अगर व्यवस्था रहे, अगर जो ज़मींदार है, अगर उनकी खेती पर करे किसान, तो वो मन से काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि इससे अगर हम काम करेंगे, तो जो ना लाभ होगा, ना हानि होगा। इस वजह से उस पर वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा और जो बन ज़मीनें हैं वो बंजर होती रहेगी। जो किसान है वो अच्छे से खेती नहीं कर पाएगा। इसलिए किसान जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ, तो सरकार ने ये पहले तय किया कि जो किसान है उसको भूमि का स्वामित्व उसे दिया जाए, ताकि जो किसान है वो अच्छे से फसल उपज कर सके और अच्छे से जो खेत है उसका अच्छे से देखभाल कर सके। इसलिए जो सरकार थी उसने जोतों का प्रबंधन किया
कैसे जो किसानहीन थे, जो भूमिहीन थे, उसे जो उस किसान को ज़मीन दिया गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसान को भूमि या नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसी किसान को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वो उत्पादन बढ़ाने से अधिक रुचि लेगा। ठीक है? वो सोचे कि और उत्पादन हो जिससे हमें लाभ मिले। अगर अगर भूमि का स्वामित्व उसे बना दिया जाता है तो। इससे ऐसा इसलिए क्योंकि जो भूमि स्वामित्व में कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है, काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती। ठीक है? जो काश्तकार होते हैं उसे मतलब नहीं होता कि भूमि में सुधार हो, नहीं हो, उसे क्योंकि उसे पता है कि ना लाभ हो, मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर भूमि सुधार हो तो, इसलिए वो जैसे-तैसे खेती करता है। अगर किसान को अगर स्वामित्व बना दिया जाता है, तो उसे इंटरेस्ट लेकर काम करेगा खेत में। उससे क्या होगी, उसमें उत्पादकता बढ़ेगी, जो देश की आत्मनिर्भरता है, वो बढ़ेगी, दूसरे देशों पर निर्भर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे पास इतना अनाज हो गया हुआ है कि हम दूसरे देशों को भी खिला सकते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस वक़्त ऐसी नहीं थी। उस वक़्त हम बल्कि अमेरिका से जो गेहूँ है, वो आयात करते थे। ठीक है? हम देखें कैसे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, कैसे उसमें एकाएक जो अनाज थे वो बढ़ा। इसकी डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में, ठीक है? सोवियत संघ में किसानों के द्वारा जो बिक्री हुई थी फलों की जो पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। जैसे वे सड़े गले फलों और तेज फलों की हो एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे, ठीक है? जो कि उस वक़्त समाजवादी व्यवस्था थी, जो किसान थे उसको भूमि का स्वामित्व नहीं था। सारे सारे जो भूमि था वो सरकार पर नियंत्रण था सरकार का। तो जो किसान थे उसको पता था कि ना मुझे लाभ मिल रहा है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जो सड़े गले जो फल होते थे वो एक ही बक्से में पैक कर देते। इससे क्या होता था कि जो बचे हुए जो आम थे, फल थे, वो भी खराब हो जाते थे। ठीक है? अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे, तो उनका साफ तौर पर हानि पहुँचाई। इसका अर्थ किसानों के सम्मुख परिणामों से है कि क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः उन्हें लाभ होता था या फिर हानि। न लाभ होता था, ना हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषि के दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। ठीक है? अगर कोई भूमि का स्वामित्व नहीं है, अगर हमारा ज़मीन ही नहीं है, तो हम क्यों खेती करेंगे अच्छे से? अगर अगर कोई किसी का आदमी का अपना ज़मीन होता है, तो वो अच्छे से खेती करता है, ताकि उसे पता होता है कि अगर हम अच्छे से खेती करेंगे तो ज़्यादा उपज होगी, ठीक है? तो ये था। हम बात करेंगे कृषि के बारे में। आपने जब पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि जो औपनिवेशिक शासन काल में जो कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही समता रह गई, ठीक है? कोई समृद्धि नहीं हुई, जो बंजर थी ज़मीनें बंजर हो गई, उपजाऊ न रही, ठीक है? औपनिवेशिक काल में। नीति जो निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्हें भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म की बीजों का प्रयोग द्वारा जो भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। ठीक है? भूमि सुधार, कृषि के क्षेत्र में जो भारत सरकार थी उसने क्या-क्या उपाय किया? पहले क्या भू सुधार, भू भू सुधार का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की जो भू धारण पद्धति में जो ज़मींदार थे, जागीरदार थे आदि का जो वर्चस्व था। ठीक है? हम देखें कैसे जब अंग्रेज़ यहाँ शासन कर रहे थे, उस वक़्त जो किसान थे उसको भूमि का स्वामित्व नहीं था, बल्कि जो ज़मींदार होते थे, जो जागीरदार होते थे, उसके पास ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता था। ठीक है? वो किसानों से काम करवाते थे, वो खुद कुछ नहीं करते थे। तो इसी तरह जो भारत सरकार था, जब देश आज़ाद हुआ तो उसने भूमि सुधार किया। जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, जो भूमिहीन किसान थे, उसे ज़मीन दिया गया। ठीक है? इसमें भी कुछ लापरवाही हुई सरकार से, या फिर कह सकते हैं हम ज़मींदारों की जो चालाकी कह सकते हैं कि कैसे जो ज़मीनें थी वो अपने पास रख ली गई, तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है? वे खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण जो भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए जो भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य है जोते के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। ठीक है? जो खेतों के जो बड़े-बड़े जोते थे, उसका जो स्वामित्व है, वो कि ज़मींदारों से लेकर किसानों को देना था, ठीक है? वो उसका परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में जो बिचौलिए है, उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। जो बिचौलिए थे, वो उसे हटाया गया, उसी भूमि का स्वामित्व बनाया गया, ठीक है? उसके अलावा जो भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए, इसका उद्देश्य यह था कि जो भूमि का स्वामित्व है, किसानों को निवेश करने की प्रेरणा दे। अगर किसान की अगर भूमि रहेगी, तो वो उस पर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर किसान की भूमि नहीं रहेगी, किसी और की भूमि रहेगी, अगर किसान उस पर उपज करता है, तो वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा, वो उस पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। सरकार ने इसी वजह से जो किसान थे उसको भूमि का स्वामित्व बनाया, ठीक है? स्वामी बनाया ताकि वो उस पर इन्वेस्ट कर सके।
बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की जो अधिकतम सीमा है निर्धारण एक दूसरी नीति थी। ठीक है, अधिकतम जो भूमि का अधिकतम जो सीमा है उसका निर्धारण भी एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कितनी भूमि है उसका निर्धारण सीमा करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रीकरण को कम करना था। ठीक है, बिचौलिए के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख जो काश्तकार थे का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। इसका फायदा ये हुआ कि जो 20 लाख जो काश्तकार थे वो डायरेक्ट वो सरकार के संपर्क में आ गए। ठीक है, जमींदारों के जो उस पे जमींदारों के द्वारा शोषण करता था, जो किया जाता था, वो उससे मुक्त हो गए। इसके अलावा इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु जो बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। ठीक है, उसने चालाकी की, कानून की जो कमी थी उस पे उसका फायदा उठाकर जो जमींदारों थे उसने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बना रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामी कृषक होने का दावा किया। कृषकों को भूमि के स्वामित्व मिलने के बाद भी निर निर्धनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार और भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधारों में कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बधाई बधाई आई। बड़े जमींदार जो थे इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी। ठीक है, जब सरकार ने ये कानून लाया तो जो जमींदार थे उसने न्यायालय में केस कर दिया। जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो वो उस वक्त जो ज़मीनें थी वो आवंटित होना बंद हो गई। तब तक इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो ज़मींदार थे, उसने अपने ज़मीनों के जो अपने नाम पर जो ज़मीनें थे, उसे अपने रिश्तेदारों में बाँट दिया गया। उसे अपने जो निकट संबंधी थे, उसे उसके नाम कर दिया गया ताकि उसके पास जो ज़मीनें थी वो बच गई। वो किसानों के पास जो दूसरे लोगों के पास नहीं जा सके। इससे ठीक है। कानून में भी अनेक कमियां थीं जिनके द्वारा जो बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति को प्रति प्रतिबद्ध थी। ठीक है, सबसे अच्छा जो भूमि का आवंटन हुआ किस देश में हुआ, केरल और पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों की इस असर की प्रतिबद्धता, लाइक हम देखेंगे यूपी, बिहार ये सब क्षेत्रों में जो भूमि का सुधार था वो अच्छे से नहीं हो पाया। जिसकी वजह से जो किसान थे, बहुत सारे किसान भूमिहीन रह गए, उसे ज़्यादा जो ज़मीनें नहीं मिली। ठीक है, आज तक जोतों में भारी असमानताएँ बनी हुई है, जिसकी वजह से आज देख सकते हैं कि जो बिहार और यूपी के जो किसान हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, वो दूसरे के खेतों पर काम करते हैं, पटाईदार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ लाइक कमेंट करना। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डाउट क्लियर करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।